दार्जिलिंग का एक छोटा सा एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच में बसा था। चारों ओर बादल तैर रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। हरी भरी वादियों से घिरा ये एयरपोर्ट किसी तस्वीर के जैसा खूबसूरत लग रहा था। हवाई जहाज बादलों को चीरता हुआ नीचे उतर रहा था। खिड़की से झांकते मनोज की सांसें तेज हो गई। हरे भरे पहाड़, घुमावदार सड़कें, चाय के बागान, ये सब कुछ किसी सपने के जैसा था। फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही विमान रनवे पर उतरा, माहौल के सन्नाटे ने उसे घेर लिया। कुछ अनजान चेहरे उसकी ओर ठहरी नजरों से देख रहे थे, खामोश, सतर्क। तुम सोच भी नहीं सकती रेखा, ये जगह किसी जादू से कम नहीं है। चारों तरफ हरियाली है, ठंडी हवा चल रही है और होपफुली हमारा बंगला भी शानदार होगा। बस थोड़ा सा काम करवाना हो सकता है, फिर बस हम यहां हमेशा हमेशा के लिए आ सकते हैं। फोन के दूसरी ओर उसकी पत्नी रेखा मुस्कुरा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, लगता है तुम पहले ही वहां के हो गए। सच कहूं तो हाँ, शहर के भागदौड़ से दूर ये जगह ना एकदम परफेक्ट है रेखा। बस हाँ, घर को थोड़ा सा ठीक करवाना होगा। पर सब कुछ ठीक रहेगा ना? सुना है पहाड़ी इलाकों में घर पुराने हो जाते हैं, बहुत मेंटेनेंस चाहिए होता है। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम यहाँ जल्दी से आने की तैयारी करो, मैं तुम्हें तस्वीरें भेजता हूं। ओके, बाय। फोन कटते ही मनोज की बेचैनी और बढ़ गई। अब बस उसे अपने नए घर को जल्द से जल्द देखना था। टैक्सी पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे चल रही थी। घुमावदार सड़कें, घना जंगल और बीच बीच में पहाड़ों से टकराती ठंडी हवा। मनोज खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहली बार आए हैं दार्जिलिंग। अच्छी जगह है साहब, लेकिन बस यही है कि कुछ इलाकों में ज्यादा घूमने मत जाइएगा, खासकर रात में। क्यों, ऐसा क्या है? बस सुना है कुछ जगहों पर अजीब चीजें होती हैं। तभी ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगा दी और गाड़ी झटके से रुक गई। मनोज ने सामने देखा, एक दुबला पतला सा आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अजीब सी नीरसता। ड्राइवर ने खिड़की से झुककर थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अरे बाबा, क्या करते हो, हटोगे क्या? अच्छा, अब गाड़ी के नीचे आने ही वाले थे तो एक काम कर दो, ये बताओ रिवरडेल एस्टेट किधर है? आदमी के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी घबराहट झलक गई। उसने आंखें सिकोड़कर मनोज की तरफ देखा, फिर बिना कोई सवाल किए धीरे से हाथ उठाकर सामने की ओर इशारा किया। मनोज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने एक छोटा सा गांव था, सिर्फ 20 से 25 कच्चे पक्के घर, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज। ड्राइवर ने सिर हिलाया, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। हाँ, अजीब था ना साहब। कौन? अरे वही बूढ़ा, कुछ गड़बड़ लग रही थी। मतलब उसकी आंखें जैसे वो हमें देख नहीं, घूर रहा हो। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अब भी उसी जगह पर खड़ा था, बिना हिले, बिना कुछ कहे, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति हो। अरे छोड़िए ना साहब, लगता है हम आपके नए घर के करीब पहुंच गए। माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी मेम साहब से बातचीत हुई, सुनी मैंने। अगर कभी टैक्सी वगैरह की जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लीजिएगा। यहाँ पहाड़ों में सफर आसान नहीं होता साहब। टैक्सी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से होते हुए आखिरकार रिवरडेल टी एस्टेट के सामने पहुंच गई। सामने एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का गेट था। चारों ओर सन्नाटा था, ना कोई चौकीदार, ना कोई हलचल। मनोज को याद था कि एस्टेट में एक केयर टेकर रहता है जिसका नाम रामलाल था, लेकिन यहां तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। ड्राइवर ने थोड़ी झिझक के साथ गेट को पार किया और टैक्सी अंदर ले गया। एस्टेट के अंदर का नजारा ही कुछ अलग था। कहीं सूखी झाड़ियों ने रास्ता घेर रखा था तो कहीं टूटी हुई बेंचें लावारिस की तरह पड़ी थी। थोड़ी ही देर में बंगला सामने आ गया। बंगले की हालत तो और भी खस्ता थी। छत की लकड़ियां सड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर सीलन के गहरे निशान थे। बरामदे पर एक दुबला पतला, झुकी हुई कमर वाला एक बुजुर्ग खड़ा था, रामलाल। जैसे ही टैक्सी रुकी, रामलाल ने धीरे धीरे आगे बढ़कर हाथ जोड़ा और कहा, नमस्ते साहब। फिर बिना कुछ बोले उसने मनोज का सामान उठा लिया।
ड्राइवर ने घबराहट भरी नजरों से चारों ओर देखा, फिर मनोज की तरफ मुड़ा और धीमी और गंभीर आवाज में पूछा, साहब, आपको यकीन है ना कि आपको यहीं रुकना है? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर सड़क की ओर देखने लगा, जैसे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहता हो। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। अगर कभी टैक्सी की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा, बस एक फोन की दूरी पर हूँ। नमस्ते साहब, नमस्ते। मनोज हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। ड्राइवर ने लंबी सांस भरी और गाड़ी मोड़ी और कुछ ही मिनटों में वहां से निकल गया। रामलाल और मनोज बंगले के अंदर आ गए। मनोज ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, चारों तरफ मोटी धूल की परत थी। ऐसा लग रहा था मानो ये घर सालों से वीरान पड़ा हो। रामलाल ने एक भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर की ओर इशारा किया। साहब, यही आपका कमरा है। पूरे बंगले में बस यही एक कमरा ठीक ठाक हालत में है, बाकी जगह तो सालों से वीरान पड़ी है। सफाई कर दी थी, लेकिन अगर कुछ कमी लगे तो बता दीजिएगा। मनोज ने कमरे के अंदर कदम रखा। कमरा बड़ा था। एक किनारे पर भारी लकड़ी का पलंग, एक पुरानी अलमारी और खिड़की पर लटकते धूल भरे पर्दे। उसने खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर घना जंगल और चाय के बागान नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर पड़े एक पुराने जर्जर आउट हाउस पर गई। उसके भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था और उसके ठीक ऊपर एक पुराना बल्ब टंगा था। मनोज ने कुछ पल आउट हाउस को ध्यान से देखा। आउट हाउस एकदम सुनसान था, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां कोई मौजूद है। तभी ठंडी हवा के एक झोंके ने सूखे पत्तों को हवा में उड़ा दिया। मनोज ने सिर झटककर खुद से कहा, हाँ, शायद सफर की थकान की वजह से मैं ही बेवजह सोच रहा हूं। कमरा ठीक है, बस थोड़ी सफाई और करवानी होगी। हाँ साहब, सफाई पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं कल बाकी का काम भी करवा दूंगा। आप सफर से थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। कल सुबह मैं आपको पूरी जायदाद दिखा दूंगा। तुम कब से यहाँ पे हो? हाँ, बहुत साल हो गए साहब। जब से पुराने मालिक का देहांत हुआ, तब से मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ। वो यही रहते थे, इस बंगले से बहुत लगाव था उन्हें, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। उनके जाने के बाद से ये जगह बिल्कुल सूनी हो गई। मनोज को उसके लहजे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पलंग पर बैठ गया। मैं बाहर वाले छोटे कमरे में रहता था साहब। पुराने मालिक के समय से वही हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए काफी है। आप आराम कर लीजिए। कोई जरूरत हो तो बस आवाज दे दीजिएगा, मैं सुन लूंगा साहब। मनोज ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सर हिला दिया। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था और अचानक मनोज की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कहीं दूर बहुत धीमी आवाज में कुछ लोग खांस रहे हैं। मनोज ने करवट बदली और उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी खरोचने की एक अजीब सी आवाज कमरे में गूंज उठी और ऐसा लग रहा था कि जैसे 9 से 10 लोग अपने नाखूनों से किसी दीवार को खरोच रहे हों। मनोज के शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। अगले ही पल हवा में एक तेज और भयानक बदबू घुलने लगी। गंध इतनी तेज थी कि मनोज का सिर चकराने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिनों से कोई सड़ी हुई चीज आसपास पड़ी हो। उसने घबरा कर बिस्तर से उठते हुए खिड़की की ओर देखा और दूर आउट हाउस के बाहर बल्ब की टिमटिमाती रोशनी पहले से भी ज्यादा अजीब लग रही थी। बल्ब बार बार बुझने और जलने लगा और तभी कहीं दूर से एक भारी आवाज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई आदमी किसी पर गुस्से में बड़बड़ा रहा हो और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। मनोज कुछ पल यूं ही खिड़की पर खड़ा रहा। उसने एक लंबी सांस ली और खिड़की के पर्दे ठीक किए और बिस्तर पर लौट आया। थोड़ी देर में थकान ने उसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो धीरे धीरे नींद में डूब गया। सुबह की हल्की धुंध अब छटने लगी थी और सूरज की नरम किरणें चाय के बागानों पर पड़ रही थीं। मनोज बाहर बरामदे में तैयार खड़ा था,
तभी रामलाल चुपचाप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चलिए साहब, मैं आपको पूरी जायदाद दिखा देता हूं। रामलाल, कल रात मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। पहले तो खांसी की आवाज आई, मतलब जैसे कोई बीमार हो। फिर एक अजीब सी खरोचने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। और फिर एक फुसफुसाहट, जैसे कोई गुस्से में बड़बड़ा रहा हो। आवाज देखो पूरी तरह से साफ तो नहीं थी, लेकिन तुमने भी सुना क्या? नहीं साहब, ये पुरानी जगह है। हवा के चलने से भी अजीब आवाजें आ सकती हैं। आपको सफर की थकान होगी, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हुआ होगा। मनोज कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम एकदम से खुद ब खुद छिटक गए। उसकी नजर उस पुराने सुनसान आउट हाउस पर जा टिकी। रामलाल का चेहरा उतर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, वहां कुछ खास नहीं है, बस पुराना गोदाम है, सालों से बंद पड़ा है। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मनोज को उसकी झिझक पसंद नहीं आई। उसकी आवाज सख्त हो गई। मुझे देखना है रामलाल, आओ मेरे साथ चलो। रामलाल को कोई और चारा नहीं दिखा। वो चुपचाप मनोज के पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वो आउटहाउस के पास पहुंचे, हवा अचानक भारी होने लगी। तभी मनोज ने वही आवाज फिर से सुनी। मनोज रुक गया और धीरे से बोला, रामलाल, यही वो आवाज थी जो मैंने कल रात को सुनी थी। साहब, आपको तो बड़ा रोमांच हो रहा है। देखिए, पुरानी जगहें हैं, दिमाग कभी कभी खेलता है। ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो हर जगह भूतिया लगने लगेगी। अब वो आउट हाउस के बिल्कुल सामने थे। भारी लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका हुआ था। हवा में एक तीखी चढ़ी करी बदबू घुलने लगी। ये आवाज किसी अकेले व्यक्ति की नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कई लोग एक साथ दर्द में तड़प रहे हैं। ये कैसा शोर है रामलाल? साहब, लगता है चाबी मेरी झोपड़ी में रह गई। अगली बार जब आएंगे तब मैं आपको अंदर दिखा दूंगा। वैसे भी ये जगह सालों से बंद पड़ी है, अंदर कुछ खास देखने लायक नहीं होगा साहब। उसकी आवाज में अजीब सी झिझक थी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मनोज ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन रामलाल ने तुरंत नजरें फेर ली। मनोज ने फिर उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। हाँ ठीक है, चलो फिर कभी देख लेंगे। जैसे ही वो पीछे मुड़े और वापस जाने लगे, सारी आवाजें अचानक से बंद हो गईं। बदबू भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और रामलाल बिना कुछ कहे तेजी से आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में रामलाल और मनोज बंगले के सामने थे। ये बंगला काफी जर्जर हालत में है, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाना पड़ेगा। सफाई भी ठीक से नहीं हुई है। पहले अच्छी तरह से सफाई करवानी होगी, फिर बाकी मरम्मत का काम भी जल्द पूरा करना होगा। जी साहब, जैसा आप कहें। मैं आज ही आसपास के मजदूरों से बात कर लेता हूँ। सफाई का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और जो भी मरम्मत करनी होगी वो भी करवा लेंगे। मनोज ने एक बार फिर से बंगले को गौर से देखा और मनोज के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि कहीं इस बंगले को खरीदकर उसने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। दिन भर इसी उधेड़ बुन में रहते रहते कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। रात के 1 बज रहे थे और फिर से वही आवाज गूंज उठी, किसी के गुर्राने की आवाज। मनोज की नींद खुल गई। वो उठकर खिड़की के पास गया और उसने देखा कि इतनी रात को रामलाल आउट हाउस की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ये देखकर मनोज के होश उड़ गए। ये रामलाल वहां क्यों जा रहा है? पक्का ये कुछ छुपा रहा है मुझसे। मुझे देखना होगा, देखना ही होगा मुझे। मनोज आउट हाउस की ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही आउट हाउस के सामने पहुंचा, उसे खिड़की के अंदर एक परछाई दिखी। मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे लोग हैं, मेरे गांव के लोग, और जब तक ये लोग ठीक नहीं होते मैं नहीं जाऊंगा। तू चला जा रामलाल, गांव वालों से कह दे मैं जल्द ही उनके लोगों को वापस भेज दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तभी